बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किशोर लोधी। नाज़रीन, बजट पेश होने जा रहा है, उसमें ताजर बिरादरी की तजावीज़ जो हैं उनको ज़ेरे गौर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। ताजर बिरादरी ने इस दफ़ा एक वसी इजलास उनके साथ एक वसी मुशावरत की, जिसके सेशन टू सेशन चले और उसमें ताजरों ने अपनी तजावीज़ गवर्नमेंट को पेश की। गवर्नमेंट उन तजावीज़ को किस हद तक जो है उनके ऊपर अमल दरामद करेगी, किस हद तक अमल दरामद नहीं करेगी, क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे गवर्नमेंट, किस हद तक ज़राअत सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि हमारी ज़राअत जो है उसकी बढ़ोतरी हो सके, हम अपनी ज़राअत को जो है गंदम और चावल इनको एक्सपोर्ट कर सकें। और दूसरी जानिब क्या सेहत और एजुकेशन और तरक्याती मंसूबों पर भी इस दफ़ा बजट में उनके फ़ंड रखे जाएंगे, किस हद तक आवाम को सब्सिडी दी जाएगी, उनकी बुनियादी ज़रूरतें आटा, चीनी, दालें, दूध, घी ये सस्ती होंगी नहीं होंगी, इन पे तो डेफिनेट सब्सिडी बनती है और अगर ये नहीं देंगे तो गरीब आवाम मर के रह जाएगी। ताजर बिरादरी से आज हम जानेंगे कि ताजर बिरादरी से इस हुकूमत ने तजावीज़ ली कि इस दफ़ा बजट पेश किया जाएगा, उसमें ताजर बिरादरी को कितनी अहमियत हासिल होगी, कौन सा इनको टैक्स रिफॉर्म्स मिलेंगी, किस हद तक इनको छूट मिलेगी, कौन कौन से टैक्सेस नए लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज ताजरों से हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आइंदा आने वाले बजट को ये किस तरह देखते हैं और कौन कौन सी सब्सिडी को ये देख रहे हैं कि जो आवाम को मिलनी चाहिए। बात करेंगे ताजरों से। जी नाज़रीन, प्याफ के आली नाल इनसे बात कर लेते हैं। मियाँ अंजुम निसार साहब से इनसे जानते हैं कि बजट जो पेश करने जा रहे हैं उसमें किस हद तक रिलीफ देंगे आवाम को और मुल्क की पाकिस्तान के लिए किस हद तक ये सोच रहे हैं कि मुल्क की मैशत को मजबूत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या कहते हैं कि मैशत तो हमारी जो है ना डगमगा रही है, कोई इन्हें मजबूत फैसले करने होंगे, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कर पाएगी और टैक्सेस में किस हद तक छूट मिलेगी, कौन से नए टैक्सेस लेके आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का बजट होगा? जी देखिए, आपको पता तो है हर बात का कि जी इकनॉमिकल क्राइसिस भी हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं और गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 हफ्ते पहले ही टेक ओवर किया है, तो कम्प्लीटली पता नहीं वो अपना बजट बना सके हैं कि नहीं सके। लेकिन बहरहाल चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आपको ये तो अंदाज़ा हो गया है कि जो मुल्क IMF के साथ लिंक्ड हों और आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अपनी दुरुस्त ना हो तो फिर आपकी मजबूरी होती है कि फिर वो कंडीशनलिटीज़ जो हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करते और ये 23वीं बार हम जो है IMF की तरफ रुजू कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं रखनी चाहिए कि आपको वो टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ सख्तियाँ होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए और वो डायरेक्शन ये है, भले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, भले आपकी इंडस्ट्री हो, इसके लिए एक जो है वो एक डायरेक्शन देनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो उस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसको देखें, जितना कम कर सकते हैं वो कम करें। बिजली आपकी 32 रुपये पर किलोवाट इंडस्ट्रियल हो रही है विदाउट इनकम टैक्स और सेल टैक्स, और दुनिया में 7-8 सेंट पे अगर बिजली बिक रही है या मिल रही है तो हमें 16 सेंट 17 सेंट पे अगर बिजली देंगे तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकेगी। इस तरह गैस की प्राइसेस भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जितना फोकस किया जाना चाहिए था माजी में उतना नहीं किया गया। ज़्यादा फॉसिल फ्यूल वाली कोयला, फर्नेस ऑयल, इन चीज़ों पर ज़्यादा बेस किया गया है, उसी को आज हम कोस रहे हैं। वही हमारी इकॉनमी के लिए, वही हमारी इंडस्ट्री के लिए वो सबसे बड़ा नासूर बनी हुई है। तो दुनिया में जो ट्रेंड्स हैं, जो नए सिस्टम्स आए हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, उन फुट स्टेप पे चलेंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन भी कम होगी और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, करंट डेफिसिट भी कम होगा और आपकी इकॉनमी जो है और आपका रुपया स्टेबल रहेगा। दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं हम उसे फॉलो करें। दुनिया हर वक्त जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, हर वक्त जो है एक नई रिसर्च की तरफ जा रही है। रिसर्च का शोबा जो है हमारा बिल्कुल खाली है। एग्रीकल्चर में देख लें, दुनिया में जो वीट की जो प्रोडक्शन है वो 80 मन की है,
हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में 80 मन है, हम 30-35 पे खड़े हैं। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि हमने रिसर्च के काम को प्रमोट नहीं किया, उसको सीरियसली टेकअप नहीं किया, जिस वजह से आज हमें फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं, गंदम, खुर्दनी तेल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। और जब आप इंपोर्ट करोगे तो नेचुरली आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी। तो सर क्या लगता है यंगस्टर जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में लातादाद स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत की जानिब से उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कि वो रिसर्च के शोबे को जो है आगे लेके चलें, इस वजह से ये फुकदान है? देखिए, रिसर्च के बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना, सिर्फ रिसर्च तो नहीं। रिसर्च तो एक चीज़ उन्होंने बता दी कि ये तरीक़ेकार मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड मिल है, हमारे मुल्क में 50,000 मेगावाट लग सकता है, लेकिन हमने आज तक जो है वो गालिबन 3-4 हज़ार मेगावाट से ऊपर नहीं आए होंगे, और वो भी टोटली ऑपरेशनल नहीं है। सोलर पे दुनिया की है, वो उस पर रिसर्च तो सारी दुनिया ने की है, हमारे लोगों ने भी की है, लेकिन उस तरफ हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज इस वक्त हाइड्रोजन की बात हो रही है, पानी में से हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करें टरबाइंस में, बॉयलर्स में। अब ये नए नए तरीके दुनिया अडॉप्ट कर रही है कॉस्ट को कम करने के लिए। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि दुनिया के साथ अगर हमने चलना है, कम्पीट करना है, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम फिर उन फुट स्टेप्स को जहाँ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो उनको फॉलो भी करें। एग्रीकल्चर में बेतहाशा बेहतरी हो सकती है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी चाहिए, मैकेनाइज फार्मिंग करनी चाहिए। अच्छा सीड जो है, हमारे रिसर्च इदारे जो हैं उन्होंने 15-20 साल से कोई अच्छा सीड प्रोड्यूस नहीं किया। क्या काम कर रहे हैं रिसर्च वाले? सर फिर आप लोगों की गवर्नमेंट से मुशावरत हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की, फेडरेशन के मेंबरान की, तो गवर्नमेंट ने कितनी यकीनदहानी करवाई है कि टैक्स जो है उसमें इस हद तक छूट मिलेगी और ये रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे? देखें जी, बात ये है, हम छूट की तो बात नहीं करते क्योंकि ये वक्त छूट वाला नहीं है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट इतनी ना बढ़ा दें कि हम अनवाइबल हो जाएं और जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो चल ना पाए। हमें चलने दें, क्योंकि कोई भी दुनिया में आज जितनी कंपटीशन है और कोई भी किसी को थाली में रख के तो अपनी मार्केट नहीं देता, भले वो इंपोर्ट की हो या भले एक्सपोर्ट की हो। आपने कम्पीट करना है और आप उसमें अपना शेयर जब ही ले सकेंगे अगर आपकी चीज़ सस्ती होगी, बेहतर होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया जिस डायरेक्शन पे चल रही है हम उससे अलग नहीं चल सकते, हमें उन फुट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से मसले हल नहीं होंगे। हुकूमत ने आपसे तजावीज़ ली? प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो हम लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आपके पास जो डॉलर बड़ी अहमियत रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट के लिए हार्डली 2 महीने या डेढ़ महीने के हमारे पास जो है ना रिज़र्व रह गए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। उसके लिए जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि लग्जरी आइटम्स को उन्होंने नॉन इम्पोर्टेबल किया, बैन किया है, तो ये ना हो कि वो स्मगलिंग चैनल से आए। कानून ऐसा बनना चाहिए कि फिर किसी स्टोर की शेल्फ में वो चीज़ें जो सामान तईश या लग्जरी आइटम में डिक्लेयर की गई हैं वो अवेलेबल भी ना हो। ज़रूरत इस उम्र की है इस वक्त जो है वो हर बंदा 5 साल में एक हज उम्रा करे। ये नहीं है कि साल में 2-2, 4-4 आप हज कराओ, सॉरी उम्रे कराओ, फिर आप हज भी कराओ। जो मुल्क के वसाइल हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। ये अमीर हजरात जो हैं, साहिब हैसियत जो हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सर्व कर सकते हैं। ज़रूरत इस उम्र की है कि इस वक्त जो है वो जो एक बैंड लगाया जाए कि ये लोग जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर दुनिया में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं और जो है अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, तो उसमें 25-50 हज़ार लाख डॉलर यूज़ करके आते हैं। हमने इसको बचाना है, तो इजाज़त इस वक्त जो है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस वक्त हमें अपनी बेल्ट्स को टाइट अप करने की ज़रूरत है और सिर्फ बिज़नेस वीज़ा पे लोग जाएं। ये जो वोकेशनल एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं वो 2-3 साल अगर नहीं जाएंगे तो उसका गुजारा हो जाएगा। हम वोकेशंस करें, अपने मुल्क के अंदर करें, अपने मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो पैसा, इससे हमारी इकॉनमी भी बूस्टअप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हम कुछ और बिजनेस मैन से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुशावरत की है कि बजट जो है वो उनमें कोई तजावीज़ आप लोगों की ली या नहीं ली, और अगर ली हैं तो कौन सी ली हैं,
कितना जो है वो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है ताजरों को, कितना रिलीफ दे रही है, आवाम को कोई सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही? मैं समझता हूँ कि 2 दिन जो बहुत बड़े सेशन हुए इस्लामाबाद में, जिसमें कि तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो वहाँ मौजूद थी, मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम जो चैम्बर्स, एसोसिएशन, फेडरेशन और बाकी स्टेक होल्डर वो वहाँ मौजूद थे और 3-3 घंटे के सेशन हुए हैं। हर टैक्स के ऊपर भी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी और रिफ़ंड के ऊपर भी, और बहुत अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। हर एक ने अपने दिल की बात कही है। चैम्बर्स ने और फेडरेशन ने ख़ास तौर पे अपनी जो बिल्कुल इस टाइम पे ज़रूरत है इंडस्ट्री को, ट्रेड को जो सहारा देने की, जो फैसिलिटेशन करने की वो तजावीज़ दी हैं। तो ये मानी भी हुई कि नहीं? और ये तो अब जब कल 10 तारीख है, कल जब बजट आएगा फिर बताएंगे कि कहाँ तक बात मानी गई है। ये बात हम मानते हैं कि बड़े मुश्किल माशी हालात हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए और महंगाई का तूफ़ान है और जो इंपोर्ट्स हैं और पेट्रोल और गैस वगैरह की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। उसके बावजूद भी जहाँ पे एक विल है वहाँ पे वे है। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरह 2 दिन पूरी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पूरी पाकिस्तान के बिजनेस कमीशन से मुशावरत की है, कम सुना है जो कि पहले सुनना का रिवाज नहीं था। इससे पहले कभी नहीं सुना? जी, इससे पहले इतने लंबे सेशन कभी नहीं हुए, वो फॉर्मल होते थे। ये तो कल पूरा सेशन बाय सेशन काम चला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, चेयरमैन FBR का और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, हर एक ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी है और फिर बिजनेस कम्युनिटी के सवालों का जवाब दिया है और फिर हमने अपनी तजावीज़ दी हैं उनको उसके हिसाब से। तो ये कम से कम कथारसिस हुआ है, डिटेल्स डिस्कशन हुई है। अब देखते हैं कल जो जब रिजल्ट निकलता है तो वहाँ पर कौन पास होता है, कौन फेल होता है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली मियां साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा और भी साबका मेंबरान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, कौन सी तजावीज़ आप लोगों ने दी और इन तजावीज़ पे समझते हैं आप कि गवर्नमेंट गौर करेगी, ताजरों को उस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए जिस तरह से आप लोग सोचते हैं, या जो आप लोग सोचते हैं कि अगर आप लोगों ने 10 तजावीज़ दी हैं तो कम से कम 1-2 तो मान लेनी चाहिए ना, जिससे मईशत हमारी मजबूत हो जाए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पास कैपेसिटी, यानी हमारे ताजरों की जो प्रपोज़ल मानने के लिए अगर कैपेसिटी नहीं है आपके पास, आई मीन कि हम कुछ कहते हैं तजावीज़ तो बेकार हो गई ना। तो सरे 10 इस वक्त हमारा जो इशू है हमारे मुल्क का, हमारी मुल्क की इकानमी का, हम IMF के पास जा रहे हैं तो उनकी पहली शराइत में से ये भी शर्त होती है कि आप हर किस्म की सब्सिडी ख़त्म करें। अब हम लोग सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये जो इस वक्त जितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ये सब्सिडी हमें मुतम्मिल नहीं है। हम बिल्कुल मुतम्मिल नहीं है और ना ही इस वक्त आवाम देने के काबिल भी है। सो हमें जो इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस बात का मुतम्मिल ही नहीं है। आप किसी आप फार्नर को कहीं आगे आप इंडस्ट्री लगाए, इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स ही नहीं है, हमारे पास कोई भी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे आके वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अच्छा सर, फिर क्या देखते हैं आप, अगर यही कुछ सूरत हाल रही तो नेक्स्ट ईयर तो गरीब जो आवाम है वो तो पिस के रह गई है पहले ही, तो अगले साल तो फिर लगता है वो मर जाएगी ना। अब तो सिर्फ मरना बाकी रह गया ना, मतलब पिसने वाली बात तो अब ख़त्म हो गई है। हम मुहावरतन ये बात करते हैं ना कि यार महंगाई की चक्की में पिस गई, अब तो पिसने के से आगे की बात आ गई ना। जी, मैं इस जो आपके इस सवाल पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जितनी भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें फूड जो कमोडिटीज़ हैं उसकी इन्फ्लेशन रोकने के लिए अपनी ज़राअत को तरक्की देनी चाहिए और स्टोरेज और जो शॉर्टेज आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं गंदम और इस किस्म के हमारे जो बुनियादी ज़राअती आइटम हैं उनकी स्टोरेज के लिए और उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी एग्रीकल्चर पैदावार बढ़ाने के लिए हमें ज़रूर इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा एक ये जो महंगाई का सैलाब फूड कमोडिटी की शॉर्टेज के सिलसिले में आने वाला है, उसको हमें टैकल करने के लिए अमली इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि रिसर्च में जो है हमारी यंग जनरेशन जो है वो माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है, तो क्यों नहीं उस तरफ इन्वेस्टमेंट की जा रही कि इस तरह के कोई रिसर्च सेंटर बनाए जाएं जिससे हमारी ज़राअत जो है बूस्टअप हो सके? जी, ज़राअत के अलावा हम अपनी जो यंग जनरेशन को, जिस तरह अभी बात होती है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे जो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं,
ये मोर और लेस जो है ना हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। जो इस वक्त रेमिटेंसीज की फिगर है, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंसीज हैं। सो क्यों ना जिस तरह हम चीज़ों को वैल्यू ऐड करके बाहर भेजते हैं, उनसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं, इसी तरह हम हमारे अपनी यंग जनरेशन को वैल्यू, उनकी स्किल्स को वैल्यू ऐड करें और उनको बाहर भेजें वैल्यू एडिशन करके, और ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में मुकवा सकें। लेकिन ये कब होगा? क्यों सर, आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कब गौर करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गवर्नमेंट जो भी आती है उसकी अपनी तरजीहात होती हैं। ये जो गवर्नमेंट आई है उसको जिस तरह ये हालात मिले हैं, उन हालात में ये साल हमारे लिए बहुत मुश्किल साल है। हमें सिर्फ एक साल या आइंदा बाकी साल? हमें एज ए कौम मुत्तहद होके इस बात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगला साल इलेक्शन का साल है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीफ देगी, ये कंफर्म बात है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिक्स को ही मद्देनज़र रखती है। इस दफ़ा अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिए हैं मामलात IMF के पास, तो जब IMF का प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे पता भी है कि इस तरह की सिचुएशन के बगैर ये लोग आगे इलेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरी बात जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि जी, अगर अपने इलेक्शन की वजह से जो है ना, वो हो सकता है सब्सिडी वगैरह दे, की वजह से कर रहे हैं, उनका वोट बैलेंस खराब ना हो जाए। जिस तरह इमरान खान साहब ने जाने से पहले सब्सिडी दी और ख़जाने खाली करा दिए, इस तरह मेरा ख्याल है कि जी अगर एक साल तक कुछ मैशियत बेहतर होती है तो आगे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, इलेक्शन के लिए नहीं या अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं, अवाम की खुशहाली के लिए उसको कम अज़ कम कुछ सुख का सांस मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो बड़ा मुश्किल है। अगले साल उसकी एक्सपेक्टेशन है। जो बात आपने की है कि जी ये हालात ऐसे रहेंगे, तो मेरे ख्याल में 2028 तक पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल मराहल हैं। 5 साल का मंसूबा बिज़नेस कम्युनिटी के पास, जिस तरह अंजम निसार साहब ने और जिस तरह इरफान शेख साहब ने कहा है कि अगर स्टेक होल्डर्स को लेकर चलें और 5 साल मंसूबा अगर हमारे साथ शेयर करें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2028 तक हमारी एक्सपोर्ट 100 बिलियन तक जा सकती है। हमारी जो बिजली के इस वक्त मसाइल हैं वो 5 साल में कम हो सकते हैं। जो 32 रुपये यूनिट पे अभी चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, वो हमारा दोबारा 8-10 रुपये पे आ सकता है। तो हुकूमत को चाहिए, काम तो ये कर रहे हैं ना कि संतों को बिजली गैस फराहम की जाए, तो वो मिलेगी जी। इस वक्त यही है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ने की कई वजूहत है। उसमें से एक है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। हमारे यहाँ जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है वो बड़ी हाई है कंपैरेटिवली, जिससे ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और ना पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक स्टेक होल्डर्स को नहीं ले जाएगा, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की किसी किस्म की तरक्की में 72 साल में रुकावट रही है और रुकावट रहेगी। जितनी देर तक बिज़नेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे एज ए स्टेक होल्डर और उनके मनसूबाजात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और उनके दिए हुए जो बजट की तजावीज़ हैं उन पर अमल नहीं होगा, पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन पर नहीं जा सकता। ये एक नौशाद दीवार है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये हमारी बातों पे अमल करें तो $100 बिलियन 5 साल में हम मंसूबा दे सकते हैं। यकीन तो दिलवाया, मुझे ये बताएं कि आपको कितना यकीन है कि गवर्नमेंट आप लोगों के इन तजावीज़ पे अमल करेगी? देखें, हमें उतना ही यकीन है जितना हमारे अल्लाह पे है कि जो हालात आ गए हैं आखिरकार इनको सच्चाई की तरफ लौटना पड़ेगा। ये भी तो बिजनेसमैन है ना, इनको बिजनेस का पता है, ये समझते हैं बिजनेस को, तो इन्हें डेफिनेट आप लोगों की तजावीज़ को गौर करना चाहिए। जो हुक्मरान तबका है उनका बिजनेस पॉलिटिक्स है, हमारा बिज़नेस मईशत को चलाना है। तो इन दोनों बिज़नेस में आप फ़र्क महसूस करें कि जब मईशत को चलाने वाले जो सनतकार होंगे वो इसमें आएंगे तो फिर जाके ये हालात ठीक होंगे। जो इकॉनमी को चूसने वाले, जो चोर डाकू जिनको कहते हैं, चाहे वो पिछली हुकूमत में भी थे, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी थे और हर दफ़ा होते हैं, तो उनके जाने के बाद जब सही हकीकी इस मईशत को चलाने वाले लोगों को आप स्टेक पे लेंगे फिर मामला ठीक होने। और वो अगले अब वो वक्त आ गया है कि अवाम को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ बिज़नेस समझते हैं अपनी पॉलिटिक्स को। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये बिज़नेस पॉलिटिक्स है जो कि गटर पॉलिटिक्स है। जितनी देर तक हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को हमारे जो इसके ऊपर स्टांस हैं उनको आप नहीं लेंगे लूप में, उतनी देर तक मैं समझता हूँ कि ये और वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है। तो उम्मीद रखें कि वो हालात आ गए हैं, अब ये मजबूर हैं कि वो हमारी तरफ लौटेंगे और आ रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे लौट आए और आप लोगों की तजावीज़ का पता चल जाएगा, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहेंगे मलिक साहब, आप सोचते हैं कि वाकई ये सब कुछ जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जो है मैशत को मजबूत कर देंगे, संभाल लेंगे, एक साल बाद सिनेरियो कुछ और होगा, तो कन्फर्म ऐसा होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है जो इस गवर्नमेंट के पास मौजूद है, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो चीज़ें दरम बरम नज़र आ रही हैं। इकॉनमी के अंदर डॉलर कंट्रोल में नहीं है, नीचे लेवल पे प्राइसेस देखें बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट को ये तजावीज़ देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हम इस बात को मानते हैं, इनकार नहीं करते, मगर इसके साथ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं
मैं उस पर आपसे दरख्वास्त करूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि खुदारा वो जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका पिस रहा है, मज़दूर तबका पिस रहा है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको महंगा ना होने दें, उसको कंट्रोल करें। बाकी चीज़ों में जो तमाम बिजनेसमैन हैं वो आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपने उनको बुलाया, उनके साथ बैठ के मशवरा किया। मैं समझता हूँ कि ये सेशन आप आगे भी अगर करते रहे तो वो तजावीज़ जो बिज़नेसमैन आपको देंगे उसके ज़रिए आप रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं और इसकी जो मैशियत इस वक्त हमारी कमज़ोर हो चुकी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं इस वक्त गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट चलाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो मज़दूर तबके को चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि गरीब बंदे की दस्तरस में हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी अगर सब्सिडी देंगे? ख़जाना तो पहले खाली है। तो आपको लगता है कि IMF अगर नई किस्त इशू कर देता है तो उससे अगर सब्सिडी में आप लगा देंगे, तरक्याती फ़ंड, हमारे और भी चीज़ें भी तो हैं ना, अगर हम इसी तरह फरना साइल पे रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग अपनी मैशत को मजबूत कर सकेंगे? हमें तो असल में उस तरफ जाना चाहिए। अगर डैम्स बने, बिजली जनरेट हो, हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाए, फर्नेस ऑयल, डीजल, ये जो चीज़ें आ रही हैं, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब जा सके। आपने दो बातें की हैं, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत है, जिनके ज़रिए हमारी कम से कम ये चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। मगर इस वक्त शॉर्ट टर्म, जिस वक्त हम मुश्किल हालात में हैं, क्राइसिस हमारे ऊपर ज़रूरी है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी है उस गरीब बंदे की जो रेंज है उसको डिस्टर्ब ना करें और बाकी कामों के अंदर आप बिजनेसमैन को अपने साथ बिठाएं, बात करें, रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि ये खसारा जो है, ये सारी चीज़ें आपकी दस्तरस में आ सकें। आप लोगों ने वैसे तजावीज़ क्या दी हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हमने ये कहा है कि देखें, बिज़नेस के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ये लोग फैसले कर रहे होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इरफान इकबाल शेख साहब फेडरेशन के, उन्होंने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं मौजूदा फेडरेशन के सदर को लूप में लेना चाहिए। बिल्कुल लूप में लेना चाहिए, ताकि वो जो रियलिटी है वो आपके सामने रख सके, आपको बता सके। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं हमने ये रेवेन्यू इकट्ठा करना है और उसके लिए आप कुछ और सोच रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल हम उससे बेहतर ऑप्शन आपको दें और आपसे ये कहेंगे जी इससे ज़्यादा रेवेन्यू हम ऐसे दे सकते हैं, आप इन सेक्टर्स को जो है डिस्टर्ब नहीं करें, ये सेक्टर आपको सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम इसके ज़रिए आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और काम भी होगा। अलावा क्या तजावीज़ थी आपकी? देखें, एग्रीकल्चर, जैसे कि मेरा भाई पहले फ़हीम कह कर गया है, बड़ा ज़रूरी है। हमारी बेस है ये एग्रीकल्चर, इसमें स्किल लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे, इसमें हम वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया में माल दें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे पास रेमिटेंसीज आएंगे, हमारे पास बाहर से आएगा, ये हमारा जो ख़जाने का डिफरेंस है ये ख़त्म होगा। तो लिहाजा एक्सपोर्ट के अंदर ज़राअत हमारी बेसिक है, उसमें स्किल को ऐड कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। बिजनेसमैन तो बात हो रही है, हम गंदम भी इंपोर्ट करने के चक्कर में है, हालांकि हमारी अपनी ये पैदावार है और इतनी ज़्यादा पैदावार है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पिछले दिनों बात हो रही थी कि हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे रूस से। लेकिन बात ये है, जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आके बातें करते हैं और हकाइक पे बातें करते हैं और समझना शुरू कर देते हैं, अगर हमने सिर्फ डायलॉग्स करने और करना कुछ नहीं है तो फिर यकीन कर लीजिए कुछ नहीं होगा। और अगर हम कुछ करने के लिए बैठते हैं तो मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजर तबका है, वो हमेशा सपोर्ट करता रहा है गवर्नमेंट को, जो भी आई है, और ये अब भी सपोर्ट करेगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी के उन नुमाइंदों को अपने साथ बिठाएं और मसलों को हल करवाएं। बिल्कुल नाज़रीन, बिज़नेस कम्युनिटी के बंदों को अपने साथ हुकूमत को हर दौर में लेना चाहिए ताकि ये उनको बेहतर मशवरे दे सकते हैं। ये उस ग्रास रूट लेवल में जाके बात करेंगे जो कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे सियासी बंदा ये ना समझ पाए कि आपने बिज़नेस को किस तरीके से आगे लेके चलना है, किस तरीके से बूस्ट अप करना है। सर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कहेंगे आप, बजट आ रहा है तो किस तरीके से आवाम के मसाइल हल होंगे, रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और जो तजावीज़ ताजरों ने दी हैं आपको लगता है कि उनके ऊपर हुकूमत सिर्फ गौर ही नहीं करेगी, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा? इम्प्लीमेंट जो सा वो कुछ डिफरेंट नज़र आता है। देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमेशा कुछ और होती हैं। ऊपर के लोगों के मामला जो हैं वो डॉलर्स हो सकता है, उनके लिए एनर्जी सेक्टर होता है, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे लोग हैं, जो वर्कर हैं, जिनका मेन मकसद उनका रोज़गार पूरा होना चाहिए, उनका अपना जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो कम से कम उनका उतना रोज़गार होना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए। जिस तरह अभी आपने बात की
बेसिकल वी आर एग्रीकल्चर कंट्री और हमारा जो साइन ऑफ नेशन है वो वीट है और इसकी शॉर्टेज होने के लिए जा रही है क्योंकि हमने अपने टारगेट जो मीट किए हुए हैं उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी वो तवज्जो नहीं है। और अगर हम सोचते हैं हम रूस से, वजूहात भी बताइएगा कि वजूहात। मैं आपको बता देता हूँ, देखें अगर आप कहते हैं हम रूस से सस्ती गंदम लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। वो एक जंग की हालत में है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक जो मामला चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया को देखें, ये वो कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे लोग काश्तकारी नहीं करते ये गंदम उनको प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली पाकिस्तान, अभी जिस तरह अभी आप ताज़ा तरीन देखें, आप रोज़ न्यूज़ के ऊपर देखते हैं कि इंडिया ने हमसे सस्ता पेट्रोल रशिया से ले लिया है। तो देखें हमारा भी एक राइट है कि हमें भी जहाँ से सस्ती चीज़ मिले हमें उसको लेना चाहिए। और बीइंग ए एग्रीकल्चर कंट्री हमें गंदम के लिए दूसरी कंट्री की तरफ देखना नहीं चाहिए। हमें बेसिकल अपनी ज़मीनों की तरफ अपनी काश्तकारी पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारा फार्मर क्या चाहता है, देखें वो आज भी अगर हम इंटीरियर में चले जाते हैं तो उसको वो सहूलतें मुहैया नहीं है एनर्जी सेक्टर से कि वो अपना ट्यूबवेल चला ले। वो आज भी गवर्नमेंट उसको महदूद दिनों के लिए पानी देगी, महदूद दिनों के लिए उसको पेस्टिसाइड्स वगैरह जो लाइट में भी अभी भी उनके साथ दोगली पॉलिसी इख्तियार की जा रही है कि शहरों में जो है वो अगर 15 घंटे लाइट की शॉर्टफॉल है तो देहात में जो है ये 20 से 22 घंटे है। तो ये भी ज्यादती है ना, जिस 1 घंटे अगर लाइट आती है तो वो कहते हैं जल्दी से ट्यूबवेल चला लिया जाए। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो सी हैं ठीक है, वो एक ऊपर की सतह से देखते हैं मामलात को, मगर ये देखें एनर्जी हर कंट्री के लिए, देखें अभी ये जिस जगह हम मौजूद हैं ये इंडस्ट्री सारी बिजली, कोई भी इनको एनर्जी सेक्टर चाहिए। अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उसके लिए देखें दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तान का आप हदूद देखें कि एक साइड चाइना है एक साइड इंडिया है जिनका इंडस्ट्री में एक नाम है, ठीक है। और चाइना इज़ द मास्टर ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग। जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं 10,000 में वो प्रोड्यूस करते हैं 5,000 में। ये बेसिकल एक एनर्जी के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये इस तरह डिपेंड नहीं करती कि हम आए डिबेट की कि हम इस तरह कर देंगे उस तरह कर देंगे। पहले आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका अमीर तबका कितने % है और आपका गरीब तबका कितने % है। अब ये जो SMEs की हम बात करते हैं, ये SMEs ही वो सेक्टर है जो एक कम पढ़े लिखे को जॉब्स देती हैं। जबकि आप अगर गवर्नमेंट के इदारों को देखें तो हर बंदा कहता है जी हाईली क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड, वो उन्हीं बंदों को देते हैं। अब तमाम लोग तो वो फर्स्ट ग्रेड से पास नहीं होते, देखें लोगों ने मास्टर्स किया होता है, सब के सब A+ पे नहीं जाते। उनमें वो भी होते हैं कि जो 33 नंबरों से पास होंगे या 45 से होंगे या किसी भी ग्रेड से, तो उनको SMEs ने देना होता है रोज़गार, उनको गवर्नमेंट या इदारे नहीं देते। वो तो ये चाहते हैं कि हमारे पास तो वो बंदा हो जो पूरे कॉलेज की क्रीम एक बंदा निकल के आए, एक बंदे को हम DC लेवल AC लेवल या कोई भी सर्विसेज के अंदर जगह दे दें। मगर जो लोग बाकी हैं उनको रोज़गार कौन मुहैया करेगा, उनको SMEs ने जगह देनी होती है। तो SMEs की देखें ये तो वो रोज़गार है जो सबको मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अब कि ये गवर्नमेंट जो है वो कर पाएगी ये सब कुछ? 1.5 साल में कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेंगे ना। फिर जाहिर है नेक्स्ट ईयर तो इंतखाबात हैं और इंतखाबात में जाहिर है वो डिलीवर करेंगे तो अपना उनका वोट बैलेंस बढ़ेगा ना। वोट बैलेंस देखें इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, वोट बैलेंस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। इस वक्त जो है वो सबसे पहले आवाम का रोज़गार ज़रूरी है और स्पेशली उन लोगों का ज़रूरी है कि जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसे हैं या जिनके बैंक अकाउंट्स हैं। देखिए सबसे पहले आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ेगा। अभी आप फ्यूल के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, आप अपना मैनेज कर रहे हैं। अगर कल को गंदम का कोई शॉर्टफॉल आ गया तो व्हाट कैन यू डू? सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा। देखें आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो डेली बेसिस यूज़ की थिंग्स हैं, आपको उनके लिए प्लानिंग करनी है, ना कि आपको फ्यूल के लिए और उन चीज़ों के लिए जो सिर्फ एक महदूद तबका इस्तेमाल करता है। आपको सबसे पहले उनकी तरफ देखना पड़ेगा। देखिए अब ये SMEs के लिए हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बेस पे बात कर रहे हैं, अगर SMEs को कुछ भी गवर्नमेंट प्रमोट करे, थोड़ा भी प्रमोट करे, किसी तरीके से भी फैसिलिटेट करे, देखिए ये अगर इन लोगों के पास एनर्जी का फुकदान हो गया तो आपको आइडिया नहीं है कि इन छोटे छोटे वो जो यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट में मिनिमम 100 to 150 बंदे काम करते हैं। और अगर एनर्जी नहीं होगी तो आपके सामने सिचुएशन हालात हो जाएंगे। अच्छा तो सर क्या लगता है कि बजट में अब जो है वो टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा और आप लोग बर्दाश्त करेंगे? सब्सिडी अगर ख़त्म कर दी जाएगी तो आवाम इसकी मुतहम्मिल है कि वो बर्दाश्त करे, और फ्यूल का भी कहा जा रहा है कि वो भी महंगा हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको?
श्योर देखें ये सब कुछ तो होगा, जो मामला एमरजेंसी में आ जाते हैं और एक्सीडेंटली आ जाते हैं, हालात का मुकाबला तो करना पड़ता है। ये तो गरीब बंदा मर जाएगा। मगर इसी चीज़ को तो हम बात कर रहे हैं कि गरीब बंदे के लिए कुछ ना कुछ सहूलत बजट में रखनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक आपके मामला एनर्जी सेक्टर से मुतल्लिक हैं उनको आप ज़रूर देखें, आप जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं कोई उसमें मामला नहीं, मगर सबसे पहले आप उन लोगों का ख्याल ज़रूर करें जो जिनकी आवाज़ भी अवानों तक नहीं जाती, जिनका डॉलर प्रॉब्लम नहीं है, जिनका एनर्जी सेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो प्रॉब्लम उनका डेली बेसिस की नेसेसिटीज़ हैं, उनका खाना पीना है, उनके बच्चों की स्कूलिंग है, उन लोगों हुकूमत को इनका ख्याल रखना चाहिए। इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं ये जो बजट आ रहा है, आपको लगता है कि गरीब आवाम के लिए वाकई इस बजट में कुछ रखा जाएगा या नहीं? जी मेरी तो गवर्नमेंट से तजवीज़ है कि हमारा जैसे इधर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा, इसमें काटेज इंडस्ट्री से SME तक को 1500 इंडस्ट्री का क्लस्टर है। इसमें तकरीबन 70% ऐसी SMEs हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। ताजर टैक्स देना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स देना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये तजवीज़ है, उनके रिक्वेस्ट है और हम तजवीज़ पेश करते हैं कि आप टैक्स बढ़ाने की बजाय आप टैक्स को कम करें और FBR गवर्नमेंट और हमारे जो FPCCI LCCI के अहदेदारान से मिलके आप एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सब टैक्स देना चाहते हैं लेकिन मौजूदा पेचीदा सिस्टम से सब डरते हैं। वो चोर दरवाज़ों से जो दूसरे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो FBR है, जो भी, वो रिश्वत के तौर पे उससे ज़्यादा ले जाते हैं, जो कि हमारे मुल्की ख़जाना में वो नहीं जा रहा। हम ये कहते हैं कि इस तरह का निज़ाम लाएं कि सारे ही रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। मुल्क व मिल्लत का पहिया चलना इसलिए ये इस आसान करने से ज़रूरी है कि मईशत और रियासत ये दोनों लाज़िम व मुलज़िम हैं। अगर ये मईशत है तो रियासत है तो सियासत है। हम ये कहते हैं कि बजाय अपना वोट बैंक की तरफ देखने के इनको अपने दायरे कार में लेके आएँ और ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिस पे सब तीनों लोग मुत्तफ़िक़ हों, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और FBR। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से गरीब आवाम को सब्सिडी दी जाएगी इस बजट में या नहीं? इस बजट में नहीं दी जाएगी। इस बजट में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस बजट में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने जो बेसिकली सब्सिडी दे के जो डॉलर को यानी कि अप्रिशिएट यानी कि उसकी वजह से डॉलर अप्रिशिएट किया है। अब अगर हम लोग दोबारा सब्सिडी देते हैं किसी भी चीज़ में तो एक्चुअल में हमारे मुल्क के लिए नुकसान है। हम लोग को अभी सब्सिडी से बेहतर है कि अगर जो बेसिकली पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो उसको थोड़ा सा भी जो ना वो आगे जाने दें, लेकिन उसके बाद जब हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे थोड़े यानी कि 6 मंथ्स में जब एक हमारी पॉलिसी डिफाइन हो जाएगी, तो क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट में किसी चीज़ पे काम नहीं हुआ, ठीक है ना। आई एम द पार्ट ऑफ CPEC एज वेल। तो 5 इकनॉमिक जोन बने थे, ऐसे इकबाल साहब ने कहा था कि 5 इकनॉमिक जोन बनने हैं, वो PTI की गवर्नमेंट में नहीं बने थे। वो अब अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ में चाइना में जो डम इंडस्ट्री पड़ी थी वो पाकिस्तान मूव होनी है। एंड देन दिस इंडस्ट्री मूव, अगर वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री मूव हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डॉलर आएंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी। फर्स्ट फेज में कराची में धापची के अंदर लैंड दी गई थी जिसके अंदर तकरीबन 700 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने मूव होना था। तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे ख्याल से विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर अगर हमारी गवर्नमेंट रहती है एंड देन वी कैन मूव ऑन। इस इंशाल्लाह ताला इसमें काम चलेगा इंशाल्लाह ताला। लगता है कि माशत हमारी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला अगर हम CPEC पे अपने आप को फोकस कर लें और CPEC पे जो बेसिकली इनिशियली जो MOUs ड्राफ्ट हुए थे उस पर हम दोबारा से चाइना के साथ बार्गेनिंग कर लें तो इंशाल्लाह ताला हमारा इस पर कोई दुराहा नहीं है कि हम लोग जो है ना दोबारा से स्टैंड कर जाएँ। अच्छा, तो फिर इस वक्त आप कह रहे हैं कि इस वक्त सब्सिडी की मुतामिल नहीं है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी की मुतामिल नहीं है तो आवाम भी इस महंगाई की मुतामिल नहीं है, वो तो पिस गए हैं, क्या करेगा? बहुत गरीब लोग जो है वो क्या करेंगे? लेकिन 6 महीने जो है ना हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा एटलीस्ट। इस दौरान मेरा ख्याल है कि गरीब बंदे की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाना चाहिए या उसकी लेबर बढ़ा दी जाए, उसकी मजदूरी। हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनके लिए पैकेजेस निकालने चाहिए जिनसे इनको रिलीफ मिले, ठीक है ना। और हम महंगाई को कंट्रोल करने के अलावा कंट्रोल करने के साथ साथ हम उनको कुछ रिलीफ दें, वो किसी भी सूरत में दें, वो सब्सिडी की सूरत में ना दें, ठीक है ना। उससे क्या है कि हम लोग जो ना और मज़ीद जो ना वो हमारा इकोनॉमिकली हम नीचे आ जाएंगे। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ना बहुत ज़रूरी थी, वो तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने रोका हुआ था और उसके क्या ख्याल है बढ़ेगी? और
30 रुपये और बढ़ जाएंगे विद इन 1 वीक। मतलब 30 रुपए की पेशेंट कोई जो इसका मतलब है क्या सराइयाँ थी वो ठीक है, सच साबित हुई। नहीं, वो एक्चुअल में हमारी मजबूरी, 10 रुपये तो हम अभी भी सब्सिडी दे रहे हैं ना। अच्छा, मतलब 250 तक पेट्रोल जाएगा? 250 तक नहीं आएगा, 240 और 230 के बिटवीन में रहेगा। और उसके बाद फिर वो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन विद इन 6 मंथ्स के बिटवीन में हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसको दोबारा से नहीं हमने अक्सर देखा है जो महंगाई एक दफ़ा हो जाती है उसे हमने कम होते तो देखा नहीं है कभी। पेट्रोल की कीमतों में भी हमने कभी नहीं देखी, बढ़ता देखा है, बढ़ोतरी होती है इसमें। की गवर्नमेंट में पहले भी पेट्रोल की कीमत 60 रुपये आई थी 120 रुपये से, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, और इंशाल्लाह ताला दोबारा भी कम होगी। अच्छा, आपको लगता है कि वापस 160 रुपये पे या 150 पे आ जाएंगे आप? 150 पे इंशाल्लाह ताला आएगा, विद इन 6 मंथ्स आएगा। बहुत ज़बरदस्त, ये पेशन गोई बड़ी अच्छी है आवाम के लिए। कम से कम इस बजट के बाद या इस फाइनेंशियल ईयर के बाद अगर ये खुशखबरी है तो मेरा ख्याल है आवाम को थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त है ये गुजार लेना चाहिए। मुश्किल वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है। आज के प्रोग्राम से इतने ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी